गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज ज्योग्राफी विषय के भूकंप टॉपिक के बारे में बताऊंगा, यानी अर्थक्वेक के बारे में बताऊंगा। यह भूकंप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष घटना के तौर पे भूवैज्ञानिकों ने देखा है, जिससे हमें जिन पृथ्वी के अंदर के जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? जो आज तक पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त हुई है कि उसके अंदर कितने लेयर हैं, कैसे मासे से ये बना हुआ है, कौन सा लेयर किस अवस्था में है, यानी ठोस यानी सॉलिड में है या लिक्विड में है या सेमी लिक्विड में है, कहाँ पे कितना दबाव किस लेयर पे है, कहाँ कितना टेम्परेचर हो सकता है। ये सारी जानकारी हमें एक भूकंप के माध्यम से भी मिलती है। इसके साथ साथ और भी एविडेंसेज है, और भी प्रक्रियाएं हैं जिससे हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है, लेकिन भूकंप उसमें से एक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे भूकंप पे आते हैं कि हम छोटे छोटे इसके बिंदुओं को देखते हुए इसके कंसेप्ट को समझेंगे, जो आपके एग्जाम के व्यू से भी और पृथ्वी के संरचना के जानकारी के व्यू से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहला ये देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात बल है, यानी इंडोजेनिक फोर्स, और जो बहिर्जात बल है यानी एक्सोजेनिक फोर्स के कारण, यानी अंतर्जात बल और बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स के कारण जो ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन करती है, उसे ही भूकंप कहते हैं। यानी भूपृष्ठ पर किसी भी प्रकार का कंपन भूकंप कहा जाता है। ठीक है, और ये इसके कारण है अंतर्जात बल यानी इंडोजेनिक फोर्स और बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जात बल से मतलब है पृथ्वी के अंदर किसी भी तरह का फोर्सेज या भू संचलन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस उत्पन्न ऊर्जा से जो कंपन उत्पन्न होता है, उसी के द्वारा यह भूकंप उत्पन्न होता है। या बाहरी फोर्सेज भी भूकंप उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे उल्का पिंडों का गिरना। उल्का पिंडों के गिरने से पृथ्वी के कुछ क्षेत्र में इस तरह का या लगभग संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ कंपन का अनुभव किया जाता है। ये भी भूकंप के श्रेणी में आता है। फिर हम क्या देखते हैं, कई बार हम सुनते हैं कि परमाणु परीक्षण से कोई खास एरिया जहां परमाणु का परीक्षण किया गया है वहां कंपन उत्पन्न हो। जैसे अभी हाल में 1 साल के अंदर चर्चा में था, उत्तर कोरिया ने अपने समुद्री इलाकों में परमाणु का या तरह के डिफेंस परीक्षण किए, जिससे उस एरिया में कंपन महसूस किया। तो वैज्ञानिकों ने माना कि उधर उस एरिया में कोई परमाणु परीक्षण या इस तरह की कोई घटना हुई है, जिससे कि हम कंपन महसूस किए हैं। तो इस तरह के घटनाओं के द्वारा, इस तरह के मानव जनित प्रक्रियाओं के द्वारा भी भूकंप की उत्पत्ति या बड़े बड़े बांधों के टूटने के कारण भी किसी खास क्षेत्र में भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो भूकंप केवल पृथ्वी के अंदर की संरचना या इसके इंडोजेनिक फोर्स के लगने के कारण, उससे उत्पन्न तरंगों या उससे उत्पन्न ऊर्जा से निर्मित तरंगों की उत्पत्ति के कारण ही भूकंप की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि बाहरी कारण भी, बाहरी फैक्टर भी, एक्सटर्नल फैक्टर भी भूकंप की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। भूकंप पृथ्वी के जिसके अंदर जिस केंद्र से उत्पन्न होता है उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। और यह पृथ्वी पर सबसे पहले जिस समकोण पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसको अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट विपरीत पृथ्वी के दूसरे छोर पे जिस बिंदु पर यह अनुभव किया जाता है उसको एंटीपोडल पॉइंट का। ठीक है, ये इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये है पृथ्वी, और अगर इसके अंदर कहीं से भी भूकंप के झटके सबसे पहले उत्पन्न होते हैं उसको भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। जहाँ पृथ्वी पर सबसे नजदीक यानी सबसे समकोण पे यानी 90 डिग्री पे जो सबसे नजदीक का सतह है, जो धरातल है, वहाँ जहाँ
जिसका सबसे पहले झटका अनुभव किया जाता है या कंपन अनुभव किया जाता है, वो एपिसेंटर कहते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि भूकंप जो है पृथ्वी के किसी केंद्र से, किसी बिंदु से उत्पन्न होता है और फिर पृथ्वी पे पहुंचता है और फिर वहीं से ये आगे की तरफ प्रोपगेट या संचालित होता है। फिर हम क्या एक चीज़ और देखते हैं, इसमें जो खास बात है वो यह है कि इस केंद्र से जब ये भूकंप उत्पन्न होता है तो ये चारों तरफ चलता है, ठीक है। और जो सबसे नज़दीक का बिंदु है जहाँ धरातल पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, ठीक है। कई बार इस पर कन्फ्यूजन होता है, कई बार सवालों में कन्फ्यूजन होता है, कई बार ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है तो एपिसेंटर कहते हैं, और जहाँ पर भूकंप धरातल पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है वहाँ फोकस कहते हैं। इस तरह से क्या होता है, पॉइंट को पलट दिया जाता है और इस तरह के लाइन हमारे सवालों में दे दिए जाते हैं जो पूरे उल्टे होते हैं, और यही बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, यही हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह की गलतियों से बचना है। सबसे पहले हमको छोटे छोटे इसी कंसेप्ट को समझना है, जिस पे कई बार प्रश्न बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और यहीं से हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस कहते हैं, और धरातल पर जहां भूकंप अनुभव किया जाता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ये भूकंप, ये हमारे जो यहाँ से तरंग उत्पन्न होते हैं जो भूकंप का कारण होते हैं, वो तरंग हमें 3 प्रकार के तरंग देखने को मिलते हैं। उस 3 तरंगों में पहला तरंग क्या होता है, जो यहाँ से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम पी वेव्स या प्राथमिक वेव्स या प्राइमरी वेव्स कहते हैं। उसको पी वेव्स या प्राथमिक वेव्स, प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ये प्राइमरी वेव्स सबसे पहले यहाँ से यानी फोकस से उत्पन्न होता है, ठीक है। और यह यहाँ से उत्पन्न होने के बाद चारों तरफ चलता है। उसके बाद जो दूसरा वेव उत्पन्न होता है उसको एस वेव या सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और तीसरा जो वेव है या तरंग है उसको एल तरंग कहते हैं। ये धरातल पे यानी कहाँ, जो सतह होता है जहाँ पृथ्वी पहली बार तरंग पहुँचता है या पृथ्वी के किसी भी सतह पे तरंग पहुँचता है उसके बाद यह उत्पन्न होता है, यानी यह इसको धरातलीय तरंग भी कहते हैं। यह धरातलीय तरंग इन पी और एस वेव्स के मिलने के बाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इन तरंगों के द्वारा भूकंप का संचालन पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में होता है। इस तरीके से हम एक चीज़ और देखते हैं कि अब हम पहले पी तरंगों के बारे में देखेंगे, फिर एस तरंगों के बारे में देखेंगे, फिर हम इसको एल तरंगों के बारे में इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम चलते हैं पी तरंग के बारे में। पी तरंग जिसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है, इसकी पहली खासियत यह है कि सबसे पहला भूकंप के आने के बाद कोई तरंग उत्पन्न होता है तो यह तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा इसके बारे में यह है कि इसको प्राइमरी तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहले उत्पन्न होता है। और इसके 2 प्रकार होते हैं, तरंग के 2 प्रकार होते हैं। कैसे? पहला तरंग जो ग्रेनाइट में चलता है, ये प्राथमिक तरंग ग्रेनाइट में चलता है, इसको पीजी कहते हैं, ठीक है, पीजी कहते हैं। फिर दूसरा तरंग, और ये महाद्वीपों में चलता है। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट से महाद्वीपीय पार्ट बने हुए हैं, और जो सागरीय पार्ट है वो बेसाल्ट से, मुख्यतः बेसाल्ट से बने हुए हैं। इसीलिए जो बेसाल्ट में चलते हैं उसको पी स्टार के ऐसे
बेसाल्ट तरंगे, बेसाल्ट में चलने वाले को पी स्टार तरंगे कहते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं। और दोस्त इसकी तीसरी खासियत यह है कि यह सबसे तेज गति से चलने वाला तरंग है। क्या है? सबसे तेज गति से चलने वाला तरंग है। इसकी गति लगभग 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर हम चौथा चीज क्या देखते हैं, ये जो तरंगे हैं, ये तरंगों का नेचर कैसा होता है। तो इन तरंगों का जो नेचर होता है वो ध्वनि तरंगों की भांति हो। कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की भांति होती है, यानी साउंड वेव्स की तरह होती है। और यह साउंड वेव्स किस तरह का तरंग होता है? यह साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल तरंग की भांति होती है, जिसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये इस टॉपिक को हम, इस तरंग के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल तरंग वेव्स कैसे होते हैं। यह ध्वनि की तरह ध्वनि तरंग होता है और यह कैसे मोशन करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि यह कैसे मोशन करता है। जैसे ये कणों के जब तरंग उत्पन्न होता है तो तरंग जिस दिशा में गति करता है उसी दिशा में कणों का भी गति होता है। इस तरह के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल तरंग कहते हैं या ध्वनि तरंग कहते हैं। अगर हम ऐसे यह गति करता है, ठीक है। यानी यह कणों तरंग की दिशा में ही कणों का कंपन या दोलन या ऑक्सीलेशन होता है। इस तरह के तरंग को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यह तरंग को हम बॉडी वेव्स कहते हैं। क्यों इसको बॉडी वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धरातल के अंदर की उत्पत्ति होती है और फिर यह प्रोपगेट करके सतह पे जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स का, ठीक है। फिर इसकी यह तरंग कहाँ कहाँ गति करता है, इस बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार सवाल ये पूछ दिए जाते हैं कि इन तरंगों की गति क्या तीनों माध्यम में होती है, यानी क्या सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों माध्यम में होती है, या केवल ठोस या लिक्विड में होती है। तो यह तीनों मीडियम में गति करता है, यानी सॉलिड में भी गति करता है, लिक्विड में भी गति करता है और गैस में भी गति कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पूरी तरह से जान पाते हैं कि यह तरंग जो है इसका नेचर कैसा है और क्यों इसको फर्स्ट वेव कहते हैं, क्यों इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भूकंप आने के बाद अगर धरातल पे सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग पी तरंग ही है, यानी प्राथमिक तरंग ही, इसीलिए इसको प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक जो ग्रेनाइट में चलता है, ग्रेनाइट से हमारे महाद्वीपीय पार्ट बने हुए हैं, यहाँ इसको पीजी कहा जाता है। और वह तरंग जो बेसाल्ट यानी महासागरीय क्षेत्र में जो प्राथमिक तरंग चलती है उसको पी स्टार कहते हैं, ठीक है। और इसकी गति सबसे ज़्यादा तेज होती है और इसकी गति सबसे ज़्यादा तेज होने के कारण यह नुकसान सबसे कम करती है। क्या? नुकसान सबसे कम करती है, सबसे कम नुकसान यह करती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसको बॉडी वेव्स भी कहते हैं। इसको बॉडी वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, यानी जिस फोकस से भूकंप उत्पन्न होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, इसीलिए इसको बॉडी वेव्स कहा। वही हम क्या देखे थे एल तरंग के बारे में, अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था कि यह सरफेस पे उत्पन्न, इसीलिए इसको बॉडी वेव्स नहीं, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, अब अगला जो वो है क्या कहते हैं वेव्स है, उसका नाम है एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। इस सेकेंडरी, इसको अगर आप लोग लिख लिए हो तो इसको मिटा देता हूं या लिख लीजिए 1 मिनट में, फिर हम अगला सेकेंडरी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेकेंडरी वेव्स, अभी मैं सेकेंडरी वेव्स जो है यह इसको गौण वेव्स भी कहते हैं या द्वितीयक वेव्स तरंगे भी कहते हैं और इसको एस टर्म से डिनोट करते हैं। यह प्राथमिक वेग तरंग के उत्पन्न होने के बाद, यानी प्राइमरी वेव्स के उत्पन्न होने के बाद यह वेव्स उत्पन्न होता है। यानी यह सवाल इस पर यह बन सकता है कि क्या सेकेंडरी वेव्स पहले उत्पन्न होता है या प्राइमरी वेव्स? पहले प्राइमरी वेव्स उत्पन्न होता है फिर सेकेंडरी वेव्स, और यह इसको भी बॉडी वेव्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी धरातल के अंदर इसके फोकस से उत्पन्न होता है,
इसीलिए ये इसके बॉडी के अंदर से उत्पन्न हो, इसलिए इसको बॉडी वेव्स। ठीक है। दूसरा चीज कि ये भी ग्रेनाइट में और बेसाल्ट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जहां ग्रेनाइट में इसको SG के नाम से जानते हैं, वही बेसाल्ट में इसको S स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों में फर्क कर पाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, इसकी गति जहां हमने बताया था कि प्राइमरी वेव्स यानी जो प्राथमिक तरंगे हैं वो सबसे तेज गति से चलती हैं, यानी 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलती हैं। वही सेकेंडरी वेव्स जो है वो कैसे, लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, इस तरंगों का नेचर। जैसे इस तरंग का नेचर ध्वनि तरंग की तरह था, लॉन्गिट्यूडनल तरंग की तरह था, उसी प्रकार इस तरंग का नेचर कैसा होगा, इस तरंग का नेचर प्रकाश की तरह होता है। यानी प्रकाश, जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि प्रकाश की तरंग यानी अनुप्रस्थ तरंग की तरह होता है, अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स तरंग की तरह होता है। ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंग की तरह होता है। यह अनुप्रस्थ तरंग की खासियत क्या होती है, यानी जो S वेव्स चलेगा उसकी क्या खासियत होगी, जो तरंग चलेगा उसकी क्या खासियत होगी, इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो S वेव्स जो चलता है वो जो वेव के यानी तरंगों के जो दिशा होती है, उस दिशा, जैसे मान लीजिए तरंग की दिशा कुछ ऐसे है, तो उस दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर यह तरंग चलती है ऐसे। ठीक है। यानी इसके कणों का जो तरंग की दिशा के लंबवत कणों का दोलन यानी ऑक्सीलेशन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स तरंग की में कणों की गति होती है या कणों का दिशा होता है। ठीक है। तो हम एक जो देखे थे पी वेव्स में कि वो कैसे अनुदैर्ध्य तरंग धरातल के ऐसे, मतलब जो तरंगों की गति की दिशा होती है उसी दिशा में चलता है। और यह जो तरंग है, जो एस वेव्स है, जो अनुप्रस्थ तरंग है, एस वेव्स का जो जिसका प्रकृति है वो लंबवत चलती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस पर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार हम ये पूछा जा सकता है कि क्या पी वेव्स अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है। फिर हम ये पूछ सकते हैं कि क्या अनुप्रस्थ तरंग जो प्राथमिक तरंग के का नेचर है, क्या वो लंबवत चलता है या समानांतर चलता है। ठीक है। या सतह के साथ होके चलता है। इस प्रकार से हम यहाँ भी काफ़ी टफ सवाल बना सकते हैं और यहाँ भी हम प्रश्न बनाने वाला या एग्जाम्स में इस तरह के कंसेप्ट पे भी सवाल बना के हमको उलझा सकता है, फंसा सकता है। तो इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है, उसका क्या नेचर होता है, और कौन सा तरंग अनुप्रस्थ तरंग, और अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, उसका क्या नेचर होता है, और कौन सा तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। यानी पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, उसका जो नेचर होता है वो सतह के साथ समानांतर चलने वाला, यानी उसके जो तरंग के जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा में सतह के समानांतर चलते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये जो कुछ टॉप पॉइंट है, जो कंसेप्ट है, इसी पे बार बार भूकंप में या अर्थक्वेक से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको हमको बेहतर ढंग से समझना होगा कि इस पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, और जब हम इसको पढ़ रहे हैं उसी समय इस पे कैसे सवाल बन सकते हैं उसको अगर डिस्कस कर लेते हैं तो हमको एक एग्जाम में ये फील तो होता है कि हमने इस पे सोचा हुआ है, या इस पे हम एक बार कैसे सवाल बन सकते हैं, इस पे हम घर पे एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर हम तीसरी तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। वो तीसरा तरंग है एल तरंग। क्या है? एल वेव्स। क्या तरंग? यह तरंग का पहला जो गुण है वो है कि यह धरातलीय है। धरातलीय है यानी यह सरफेस वेव्स है।
ठीक है। यह तरंग जब P और S तरंग के फोकस से इपिसेंटर पे जाते हैं तब इस तरंग का निर्माण होता है और इसको L तरंग का, ठीक है। यह L तरंग भी दो तरह का होता है। L तरंग दो तरह के कैसे होते हैं, इसमें हम एक चीज, एक होता है L तरंग, L वेव्स, इसको लव वेव्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है रैले तरंग, रैले वेव्स, यानी रैले तरंग। ये दोनों अलग अलग गुण को लिए रहते हैं। ये एल वेव्स जो है वो किस गुण को लेता है, जो प्राथमिक तरंग का गुण है, पी वेव्स का क्वालिटी है, वो इसको ये एल वेव्स धारण करता है, और जो एस तरंग की क्वालिटी है उसको ये रैले वेव्स धारण करता है। यानी ये दोनों गुणों को समाहित करके चलता है। और दूसरा जो इसके क्वालिटी है वो है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड, इसकी गति सबसे कम होती है, और यह गति लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। ये गति सबसे धीमी होती है, लेकिन इसकी एक खास बात होती है। ये खास बात क्या होती है, ये इसकी गति सबसे धीमी होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। यानी ये भूकंप सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये भूकंप सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और हम ये जानेंगे ये भूकंप सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों पहुंचाती है। तो पहले हम ये देख लें कि इसकी गति सबसे कम होती है, और इसका गुण जो होता है, एक गुण जो होता है यह, जैसे मैंने बताया कि ये तरंग एल तरंग जो पी वेव्स के क्वालिटी को लेती है और रैले तरंग एस वेव्स के क्वालिटी को लेती है। तो एक बात बताइए, जो अनुप्रस्थ तरंग का गुण है और जो अनुदैर्ध्य तरंग का गुण है वो दोनों को ये धारण करती है। यानी ये ध्वनि और प्रकाश दोनों तरह के तरंगों के गुण को धारण करती है। यानी जब ये गति करती है तो ये लंबवत भी करती है और ये पैरेलल भी करती है, समानांतर भी करती है। यानी ये दोनों तरह की गति करती है, और ये दोनों तरह की गति ही इसको सबसे ज़्यादा विभत्सकारी, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले तरंग के रूप में प्रमाणित कर। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह की गति जो है ये संकुचन और फैलाव दोनों प्रोसेस करती है, और ऊपर से नीचे तक ऐसे ऐसे चीज़ों को भी संकुचित और फैलाती है, और ऐसे ऐसे भी, मतलब क्या है कि लंबवत और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से ये मूव करते हैं, इसीलिए डबल नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें क्या था, एक लंबवत मूव करता था जो एस वेव्स था, और जो पी वेव्स था वो समानांतर मूव करता था। इससे क्या होता था, एक ही तरह का नुकसान होता था। लेकिन जब दोनों की क्वालिटी ये धारण कर लेता है तो ये लंबवत और पैरेलल दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। इस तरीके से क्या है, यह तरंग सबसे ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है। फिर क्या है, ये तरंग जब चलती है, इस तरंग का एक दूसरा नाम भी है उत्तल तरंग या कन्वेक्स तरंग। इसका एक दूसरा नाम कन्वेक्स तरंग भी है। और यह तरंग जो है, एक चीज और जान लीजिए, पी जब जो तरंग, ये एल तरंग में से जो एल तरंग का जो ये पार्ट है, यह पी तरंग का क्वालिटी धारण की है, यानी यह तीनों माध्यम में चलेगी, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में चलेगी। और ये जो रैले तरंग है यानी रैले वेव्स है, ये एस वेव्स का क्वालिटी धारण की हुई है, यानी यह केवल और केवल सॉलिड में चलती है, लिक्विड या गैस में नहीं चलती। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ये 3 प्रकार की तरंगें जो भूकंप के बाद उत्पन्न होती है वो किस तरीके से बिहेव करती है और किस तरीके से इसका आचरण होता है, और यह हमको कितना नुकसान पहुंचाती है, कौन सी तरंग ज़्यादा खतरनाक है, इसका क्या नेचर है, कौन सी तरंग किस तरह का वेव्स, यानी कौन ट्रांसवर्स वेव्स का नेचर रखती है, कौन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नेचर रखती है, और कौन दोनों का नेचर रखती है। इस तरीके से हम समझते हैं, और इस पर बार बार अलग अलग एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत थी, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या देखते हैं,
अब आइए इस मैप पे, ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस मैप के थ्रू हम बहुत सारे कंसेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए ये है पूरा पृथ्वी और इसके पृथ्वी का ये सबसे बाहरी पार्ट है जिसको क्रस्ट कहते हैं। दूसरा है ये अंदर का गोला जिसको मेंटल कहते हैं, ये दूसरा लेयर है, ठीक है। और इसके अंदर का तीसरा ये पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, कोर, ठीक है, या क्रोड। और कोर और या क्रोड में दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी क्रोड जो ये वाला पार्ट है और एक आंतरिक क्रोड जो ये वाला पार्ट। ये इसको क्रोड को दो पार्ट में इसलिए बांटा गया है क्योंकि इसका जो आंतरिक क्रोड है वो लिक्विड फॉर्म, कौन सा फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है या सेमी लिक्विड फॉर्म, जो वैज्ञानिकों का मानना है। और आंतरिक क्रोड जो है या आंतरिक इनर कोर एरिया जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जानकारी कहीं ना कहीं, इसकी जानकारी हमें भूकंपों के नेचर के द्वारा ही प्राप्त हो पाई है कि अंदर की संरचना, ठीक है। भूकंप जो है हमारे अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर के अलग अलग लेयर, उसके लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी देते हैं, उसकी डेप्थ क्या है उसकी जानकारी देते हैं, और कौन से फॉर्म में है, यानी कौन से मीडियम में, यानी सॉलिड मीडियम में है या लिक्विड मीडियम में है ये, या सेमी लिक्विड मीडियम में है, इसकी जानकारी ये देते हैं। क्यों? क्योंकि भूकंपों का जो नेचर होता है उस नेचर के द्वारा हमें अंदर के द्रव्यमान, उसके डेंसिटी, के टेम्परेचर, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म की जानकारी मिलती है। और इस मैप से हम इसी चीज़ को जानेंगे। जैसे भूकंप यहाँ से उत्पन्न होता है, यानी फोकस से जब ये भूकंप उत्पन्न होता है तो ये सरफेस पे चारों तरफ, ठीक है, सबसे पहले ये 90 डिग्री पे सबसे सीधे में समकोण पे किया, सबसे पहले एपिसेंटर यानी भूकंप धरती पे सबसे पहले भूकंप यहाँ महसूस किया, सबसे नज़दीक का और सबसे समकोण पे बना हुआ पॉइंट है। फिर हम क्या देखते हैं, ये चारों तरफ ये भूकंप गति कर, लेकिन इस भूकंप के गति करने के दौरान हम क्या देखते हैं कि ये भूकंप, जब हम P और S तरंगों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब ये कोर के बाहरी सिरे पे ये भूकंप जब आते हैं तो क्योंकि बाहरी सिरा, कोर का बाहरी पार्ट यानी आउटर कोर लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए हम जैसे नेचर पढ़े हैं कि जो इस तरंग का नेचर होता है वो लिक्विड में गति नहीं करता है, केवल ठोस में गति करता है। तो यहाँ से इस तरंग जो है विलुप्त हो जाती है, यानी इसके बाद इस तरंगों की का कोई प्रमाण या कोई एविडेंस नहीं मिलता है। यानी इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो बाहरी कोर है लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में है, जहाँ इस तरंगे आने के बाद खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस तरंगों के नेचर के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि यह केवल ठोस में ही गति करती है या लिक्विड में गति नहीं करती, सेमी लिक्विड में गति नहीं करती। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यह तरंग यहाँ से यानी आउटर कोर से यह तरंग, इस तरंग खत्म हो जाती है। फिर P तरंगों को हम देखते हैं कि P तरंग जो है यहाँ से जब गति करती है अलग अलग मीडियम, मतलब क्या है कि अगर डेंसिटी बढ़ता जाता है तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि डेंसिटी हाई होती जाती है तो तरंगों का वेग जो है या वेलोसिटी जो है वो काफ़ी तेज होता है। तो हम जैसे जैसे तरंगों की गति तेज होती है तो हम समझ जाते हैं डेंसिटी हाई हो रही है। हमारे जो पृथ्वी के अंदर की संरचना है, जो इसमें मास है, जिन खनिजों और शैलों से ये मिलकर बना हुआ है, उसकी डेंसिटी क्या है। अगर डेंसिटी तेज होती है तो हम समझ जाते हैं कि ऊपर के डेंसिटी से नीचे की डेंसिटी हाई हो रही है, जिसके चलते इसकी गति बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त कर लें। फिर हम क्या देखते हैं, इस तरंग जो बाहरी कोर यानी आउटर कोर के बाद ख़त्म हो जाती है तो हमको ये पता चलता है कि बाहरी कोर जो है लिक्विड या सेमी लिक्विड। फिर हम तीसरा चीज़ क्या देखते हैं, जब सेमी लिक्विड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में है केवल P तरंगे ही गति करती है। जब P तरंगे ठोस से लिक्विड में गति करती है, यानी जब डेंसिटी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ गति करती है तो क्या होता है, इसका वेग जो है, इसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाती है। देखिए ये कम वेलोसिटी को दर्शाएगा, ठीक है। फिर जब ये सेमी लिक्विड से कोर लिक्विड में जाती है तो इसकी गति बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, जो इनर कोर होता है वहाँ क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है, तो वहाँ गति बहुत तेज हो जाती है। यानी जब लिक्विड में जाती है तो इसकी गति धीमी हो जाती है और यह रिफ्रैक्ट होता है, माने ये
परावर्तित भी या अपवर्तित भी होती है, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज भी होता है जब यह अलग अलग डेंसिटी में से होके गुजरती है। ठीक है, तो फिर हम क्या देखते हैं कि ये केवल कोर एरिया से केवल पी तरंगे ही होके गुजरती है, एस तरंगे नहीं गुजरती। यानी पी तरंगों का जो सीमा क्षेत्र है वो केवल इतना ही होता है, यानी ये जो एरिया होता है वो पूरी तरह से पी तरंगों का के लिए शैडो एरिया होता है, मतलब यहाँ पी तरंगे नहीं पाई जाती, लेकिन एस तरंगे नहीं पाई जाती है। इस तरंगों का जो एरिया होता है वो केवल यहाँ तक होता है। ठीक है, यहाँ से जहाँ से हम देखते हैं कि बाहरी कोर एरिया शुरू होता है, वहाँ से इस तरंगों का विलोपन हो जाता है, खत्म हो जाता है, नहीं दिखता है, नहीं चिन्हित होता है, एविडेंस नहीं मिलते, केवल वहीं तक होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि केवल पी तरंगे ही यहाँ कोर एरिया को पार करके नीचे तक, लेकिन पी तरंगों का भी एक भूकंप छाया क्षेत्र होता है या भूकंप छाया क्षेत्र होता है। जो क्यों होता है? क्योंकि ये जो तरंग है जो सॉलिड से लिक्विड में जाती है, इसका दिशा परिवर्तित होता है, यानी एक हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाने पे गति में इसके दिशा में परिवर्तन आता है, गति कम होती है, दिशा परिवर्तित होती है, तो एक बड़ा क्षेत्र इससे खाली रह जाता है। इस क्षेत्र को ही पी का छाया क्षेत्र कहते हैं, और एस का छाया क्षेत्र ये पूरा होता है, जबकि पी का छाया क्षेत्र लगभग 105 डिग्री से 145 डिग्री दोनों साइड होता है। इस तरीके से हम क्या देख पाते हैं? यह देख पाते हैं कि यह पी तरंग या इस तरंग कैसे पृथ्वी के अंदर की संरचना को हमको समझाते हैं, कैसे वैज्ञानिकों ने इस तरंगों के माध्यम से, इस भूकंप के माध्यम से, भूकंप से उत्पन्न होने वाले तरंगों के माध्यम से हमें पृथ्वी के अंदर की संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में, अलग अलग लेयर के बारे में, उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में समझाया है। और इस लोकेशन से हमें क्या पता चलता है कि ये कैसे कैसे हमारे पृथ्वी के अंदर की संरचना है। कई बार तो ये पूरा आज जब हम आगे के टॉपिक में जब हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देख पाएंगे कैसे ये आंतरिक संरचना बनी है, कैसे बाहर का कोर, मेंटल और कैसे कोर एरिया, फिर क्रस्ट एरिया कैसे कैसे हैं और उनकी मोटाई क्या है, ये किस तरह के तत्वों से बने हैं, किस तरह के शैलों से बने हैं, ये किस अवस्था में है। ये इस चीज़ों के बारे में जो आज तक अध्ययन हुआ है, उस अध्ययन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले घटनाओं में भूकंप का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि भूकंप किस प्रकार से आते हैं, भूकंप हमारे आंतरिक संरचना को कैसे समझाते हैं हमें, और किस प्रकार से यह अलग अलग संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि गहराई के आधार पर अगर भूकंपों का वर्गीकरण करें, यानी डेप्थ बेस पर भूकंपों का वर्गीकरण करें, तो हम देखते हैं कि भूकंप को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक सामान्य भूकंप जो लगभग 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक में आते हैं, और यह भूकंप सबसे ज़्यादा हानिकारक माने जाते हैं। क्यों सबसे ज़्यादा हानिकारक माने जाते हैं? क्योंकि ये धरातल के सबसे नज़दीक होते हैं, और हम लोग कहाँ रहते हैं? धरातल पे। सबसे ज़्यादा नज़दीक जो भूकंप हमारे पास जिसका उद्गम केंद्र होगा वो हमें ज़्यादा नुकसान। दूसरा होता है मध्यवर्ती भूकंप, या इस तरह के भूकंप जो है वो लगभग 50 से 250 किलोमीटर के बीच में आते हैं, और यह भूकंप उतना नुकसानदेह नहीं है, उतना हानिकारक नहीं है जितना कि ये पहला भूकंप। और तीसरा भूकंप जो है क्या है? वो है पतालीय भूकंप, या सबसे गहरे भूकंप इसको कहा जाता है। यह लगभग 250 किलोमीटर लेके 700 किलोमीटर की गहराई तक में जो भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? सबसे गहरे भूकंप या पतालीय भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अलग अलग भूकंपों का किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इस पर भी कई बार सवाल आ जाते हैं कि यह भूकंप किस प्रकार किस तरह के होते हैं, और अलग अलग भूकंपों की क्या क्या खासियत होती है। फिर हम जो इसमें जो खास इसमें देखते हैं कि ये भूकंप के आने के कारण केवल एक कारण नहीं है जो अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल में हम देख देते हैं कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया होती है। जब हम आगे चर्चा करेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताएंगे।
जानते हैं कि पृथ्वी के पूरा अंदर का जो पार्ट होता है, खासतौर से क्रस्ट और मेंटल का ऊपर वाला पार्ट होता है, वो प्लेटों में हमारे वैज्ञानिकों ने इसको प्लेटों में बांटा है, अलग अलग प्लेटों में। कई प्लेटें जो बहुत बड़ी हैं, लगभग 17 प्लेट जो काफ़ी बड़ी बताई गई है, और कुछ छोटे छोटे प्लेटों में बांटा है। और उन्हें बताया है कि ये प्लेट गति करते रहते हैं। इन प्लेटों की गति के दौरान ही कई सारी भूसंचलन की घटनाएं होती हैं, जिसके कारण इस तरह के भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी भूकंप उत्पन्न होने का कारण है। दूसरा क्या कारण है, कई बार हमारा जो पृथ्वी से जो जल है वो नीचे जाता है, और नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी वो जल जो है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, और गैसियस रूप में या जलवाष्पीय रूप में वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश, तब ये एक ब्लास्ट के साथ भी कई बार बाहर आता है। इससे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से केवल प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही नहीं, बल्कि इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा भी भूकंप की उत्पत्ति। तीसरा कारण क्या हो सकता है, वोल्केनिक एक्टिविटी। इस वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण भी भूकंप आते हैं। यानी क्या है, भूकंप जो है ज्वालामुखी की क्रिया के बाद भी आते हैं, और भूकंप आने से ज्वालामुखी क्रिया भी शुरू हो सकती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेज में या घटनाओं को देखें तो ज्वालामुखी क्रिया जहाँ भी होती है वहाँ एक भूकंप की क्रिया भी हमको देखने को मिलती है। क्योंकि ब्लास्ट के साथ एक छिद्र जो उद्गार होता है, छिद्र उद्गार के साथ जब मैग्मा लावा के रूप में ऊपर आते हैं, बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में गैसों के साथ महाविस्फोट होता है। उस महाविस्फोट के दौरान भी उस एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, भूकंप का कारण प्लेट टेक्टोनिक भी है, गैसों और पानी गैसों की क्रिया भी है, या जलवाष्प की क्रिया भी है, और तीसरा वोल्केनिक एक्टिविटी भी है, जिसमें हम इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ को देख सकते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि अंदर जो भू संचलन होता है उसमें फॉल्ट या वलन यानी फोल्ड दोनों होते हैं। भ्रंश और वलन की क्रिया होती है। जब वलन की क्रिया होती है तो कई तरह के पहाड़ों का निर्माण होता है। तो ये आंतरिक क्रिया जो भ्रंश की होती है, इस भ्रंश की क्रिया या वलन की क्रिया में भी भू संचलन होता है। इन भू संचलन के कारण हमको कई बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं, या इस तरह की क्रियाएं होती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जो नए निर्मित होने वाले पर्वत हैं, जैसे हमारा अगर इंडिया का एग्जाम्पल तो हिमालय वैज्ञानिकों ने माना कि हिमालय का जो क्षेत्र है, जो अभी नया बलित पर्वत है हिमालय, और यहाँ अभी पर्वत का निर्माण ही हो रहा है, तो इस एरिया में हमें भूकंप के झटके यानी भूकंप अर्थक्वेक प्रोन एरिया यानी भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। क्योंकि यहाँ अभी पर्वतों का निर्माण हो रहा है, यानी नीचे में वलन की क्रिया जारी है, और इससे भूकंप के आने की संभावना मैक्सिमम है। और कई बार हमें पिछले कई सालों में हम देखे भी होंगे कि कई सारे भूकंप, जैसे नेपाल का भूकंप का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि वह भूकंप हिमालयी क्षेत्र का पार्ट है। नेपाल जो है हिमालय के आसपास बसा हुआ देश है, जिसके कारण वहाँ भूकंप के झटके देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि कैसे मानव भी भूकंप को लाने में मदद पहुँचाते हैं, या भूकंप के झटके भूकंप के लिए सपोर्ट करते हैं। वो ये है कि जैसे खनन की प्रक्रिया, या कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जहाँ कोयले का खनन होता है, तो कोयले के खनन के कारण नीचे का पार्ट तो खाली हो जाता है, ऊपर का पार्ट हमको ऐसे धरातल की तरह दिखता है, लेकिन नीचे से कोयला निकाल लिया जाता है, यानी नीचे पूरा हॉलो हो जाता है, खाली हो जाता है। कई बार क्या होता है तो छत गिर जाता है। इससे क्या होता है कि एक बड़े एरिया में भूकंप का अनुभव किया जाता है। इस तरह से मानव जनित भूकंप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिर हम बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं, वो बांध अगर टूटते हैं तो भी हम उस एरिया में बड़े बड़े भूकंप झटके महसूस कर सकते हैं। फिर तीसरा जो अभी हम कुछ देर पहले चर्चा की कि परमाणु का विस्फोट या अन्य कोई परमाणु परीक्षण जो भूमिगत होता है, वो भी भूकंप के जन्म लेने का सबसे मेन कारण में से। फिर इसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं। वो अन्य कारण क्या हो सकते हैं? वो अन्य कारण ये हो सकते हैं कि जैसे उल्कापात, यानी पृथ्वी के बाहर से जो पिंड उल्का हमारे पृथ्वी से टकराते हैं तो भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण ये माना जाता है कि
कई बार पृथ्वी अपने एक्सिस पे यानी अपने रोटेशन, हम जानते हैं कि पृथ्वी दो तरह का गति करता है, एक अपने एक्सिस पे करता है, ठीक है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ, और दूसरा एक परिक्रमा करता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी जो ये रोटेशन करता है, कई बार ये अपने एक्सिस पे कहा जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी कभी ये अपने एक्सिस पे डगमगाता है। इस डगमगाहट के कारण भी कई बार हमें धरती के हिलने या भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो इस तरीके से हम कई कारण देखते हैं जिसमें हम इसको यह देख पाते हैं कि कैसे भूकंप केवल प्रकृति के द्वारा ही नहीं, मानव के द्वारा भी या बाहरी फोर्स कारक या फैक्टर के द्वारा भी भूकंप के झटके महसूस करते हैं। फिर जो अगला पॉइंट है वो यह है कि इस भूकंप को मापने का क्या तरीका है, ये भूकंप कैसे मापा जाता है, तो कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है या मेजर किया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि भूकंप को मापने का एक उपकरण होता है जिसको सिज्मोग्राफ कहते हैं, और इसी सिज्मोग्राफ के द्वारा हम इसको मापते हैं। इसी सिज्मोग्राफ में स्केल होता है, इसको रिक्टर स्केल कहते हैं। इसी रिक्टर स्केल यानी इसी रिक्टर स्केल पे जो पैमाना होता है वो पैमाना कितने के बीच होता है, जो पैमाना 1 से 10 के बीच होता है। यही पैमाना पे इसको मापा जाता है कि यह कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, ठीक है। और यह एक चीज़ इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सवाल पूछे भी गए हैं, आप पूछे भी जा सकते हैं कि देखिए ये जो स्केल है इस पे भूकंप की गति या तीव्रता को मापा जाता है कि वो भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का आया था। लेकिन इसमें एक चीज़ जो सबसे खास महत्वपूर्ण है वो यह है कि अगर 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था तो अगला अगर भूकंप 6 मैग्नीट्यूड का आया है, यानी यह लगभग इसके तुलना में 10 गुना ज़्यादा प्रभावी है। मतलब क्या है, अगर एक पॉइंट स्केल पे ज़्यादा होता है तो उसका प्रभाव, उसकी तीव्रता, उसका इंटेंसिटी लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। और जब एक पॉइंट ज़्यादा होता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा जो है वो लगभग 32 गुना बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? लगभग 32 टाइम्स बढ़ जाती है। ये एनर्जी जो है, उससे निकलने वाली एनर्जी जो है वो 32 टाइम्स बढ़ जाती है, और जो उसका इंटेंसिटी होता है, जो एक पॉइंट बढ़ने पर वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ा हो जाता है। इस प्रकार क्या है, हम ये समझ लें कि एक पॉइंट ही तो बढ़ा है, एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर हम इस तरह की ये वैज्ञानिक कंसेप्ट को समझें, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होता है, ये रिएक्टर स्केल, ये एक गणितीय पद्धति होती है, लॉग की पद्धति या लघुगणक की पद्धति, लॉगरिथम की पद्धति, ये इस पे बेस्ड होता है और इसी के हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। फिर दूसरा एक स्केल और आया जिसको क्या कहते थे, मर्केली स्केल। क्या? मर्केली स्केल। इसका आविष्कार जी मर्केली ने किया। इसका आविष्कार जी मर्केली। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें जो है, एक तो ये तीव्रता भी नापता है, यह तीव्रता भी मेजर करता है, इंटेंसिटी भी मेजर करता है, और यह इसके इम्पैक्ट को भी या आघात को भी मेजर करता है, ठीक है। यानी जहाँ ये क्वांटिटेटिव है यानी मात्रात्मक है, मात्रात्मक गणना करता है, क्वांटिटेटिव गणना करता है, वही यह क्वालिटेटिव गणना करता है। यानी यह उस भूकंप से, उसकी तीव्रता से का क्या प्रभाव हुआ, कितना प्रभाव होगा, इसकी भी गणना करता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको ज़्यादा साइंटिफिक नहीं माना, कुछ ज़्यादा साइंटिफिक, यानी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव मेथड यूज किया जाता है इसमें, और इसमें सब्जेक्टिव मेथड यूज, ठीक है। यह क्वालिटेटिव होता है और यह क्वांटिटेटिव। कई बार सवाल इसको उलट के पूछ दिए जाते हैं। क्या होता है, सवाल प्रश्न पूछने वाला आपको कंफ्यूज कर देता है कि जो मर्केली स्केल है वो क्या है, क्वांटिटेटिव होता है और ये क्वालिटेटिव होता है, जबकि होता क्या है, उल्टा होता है। ये क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है और ये क्वांटिटेटिव होता है। इस तरीके से हम क्या देख पाते हैं कि कैसे इसकी भूकंप की गणना की जाती है और कैसे हम इसके प्रभाव का आकलन
करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको इसके मापन को, इसके तरीके को समझ पाए कि कैसे ये लॉगरिथम पे काम करता है, कैसे ये उपकरण होता है, ये उसका स्केल होता है, ये स्केल 1 से 10 के बीच में होता है, ये इसका स्केल 1 से 12 के बीच में होता है, 1 से 12 के बीच में होता है। तो ये कई बार सवाल कंफ्यूज किए जाते हैं कि किसका 1 से 10 के बीच में होगा, किसका 1 से 12 के बीच में होगा। तो इस तरीके से भी हमको कई बार इस पे प्रश्न बना के उलझाए जा सकते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि भूकंप का जो प्रभाव होता है वो क्या केवल निगेटिव ही होता है या पॉजिटिव भी होता है। तो हम निगेटिव प्रभाव में देखते हैं कि यह कई बार क्या होता है, बड़े बड़े नगरों को, बड़े बड़े शहरों को नुकसान पहुंचाता है, जान माल की हानि पहुंचाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम गुजरात का भुज का अर्थक्वेक देख सकते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में घरों का नुकसान तो हुए ही था, बड़ी संख्या में जाने भी गई। फिर हम क्या देखते हैं कि जिस एरिया में ये भूकंप आता है उस एरिया में यह पुल को, रेल को, पटरियों को, बांधों को नुकसान पहुंचाता है। ये यानी हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भी यह नुकसान पहुंचाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि यह कई बार भूस्खलन, बाढ़ या आग लगने जैसी आकस्मिक घटनाओं को भी जन्म देता है। कि कई बार क्या होता है, वैसे क्षेत्र में जहां बांध वाला इलाका है वहां भूकंप आया तो बांध टूट गए, बाढ़ की समस्या आ गई। कई बार पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं कि अगर वहां भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ टूट के नीचे गिरने लगते हैं, यानी भूस्खलन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से भी हम इसके नेगेटिव प्रभाव देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि कई बार नेगेटिव प्रभाव में हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो सीज एरिया है, ओशियन एरिया है या समुद्री एरिया है, वहाँ जब ये भूकंप आते हैं तो ये समुद्र में भी विनाशकारी लहरों को जन्म देते हैं। कई इसको जैसे कि सुनामी का आने का एक कारण यह भूकंप भी है। इस भूकंप के कारण भी समुद्र में तेज लहरें उत्पन्न होती है जो तटों की तरफ आती है और तट के से जुड़े हुए क्षेत्रों में वहाँ की जनसंख्या को, वहाँ के इकोनॉमी को बड़ी संख्या में नुकसान पहुँचाते हैं। और हम इसके बारे में 2004 में जो हिंद महासागर में जो हिंद ओशियन था, वहाँ जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं, इस घटना के बारे में जानते हैं। तो इस तरीके से ये नुकसान जिस स्तर का पहुंचाता है, इससे कुछ छोटे बड़े फायदे भी होते हैं। क्यों, कैसे होते हैं? क्योंकि कई बार हम क्या कहते हैं कि ये भूकंप जो आता है यह गर्तों का निर्माण करता है, और यह गर्त में जब जल एकत्रित होता है तो जल के स्रोत के रूप में, झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में का निर्माण हो जाता है। ये इस तरह के फायदे भी हमको देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि भूकंप की प्रक्रिया से या भूकंप की क्रियाओं से कई बार खाड़ियों में खाड़ी निर्मित होते हैं, और इन खाड़ी के निर्मित होने से, वे के निर्मित होने से हमें क्या होता है, प्राकृतिक बंदरगाह आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। क्या हो पाता है, नेचुरल हार्बर आसानी से बन पाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि हमें उसका इकोनॉमिक फायदा भी होता है। फिर हम क्या देखते हैं कि इस भूकंप के कारण कई बार भ्रंशन की घटनाएं या फॉल्ट होता है। इस फॉल्ट के कारण क्या होता है, कई बार अंदर का कुछ बहुमूल्य तत्व या पदार्थ बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से भी हम अंदर के कुछ बहुमूल्य पदार्थों के बाद ऊपर आने से हम उसकी जानकारी भी होती है और हमें वो प्राप्त भी हो जाता है, जिससे कि इस तरह के फायदे हमको देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है, ज्वालामुखीय भूकंप से नए धरातलीय क्रस्ट का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम नए क्रस्ट का निर्माण भी भूकंप के फायदे के रूप में देखते हैं। इस तरीके से हम भूकंप को पूरी तरीके से कैसे ये उत्पन्न भूकंप है क्या, ये प्रकार कैसे कैसे होते हैं, कैसे ये उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अंदर की संरचना की किस प्रकार से यह जानकारी देता है, और यह जानकारी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है पृथ्वी के अंदर के लेयर के बारे में जानने के लिए, उसके अंदर जो तत्व है, जो सेल है, उसके बारे में जानने के लिए, और कौन सा लेयर किस कंडीशन में, यानी ठोस में, द्रव में, गैस में,
के बारे में हमें बेहतर जानकारी मिलती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिर हम क्या देखते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, मेजरमेंट में कौन कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है, और इस पूरे जो भूकंप की जो अध्ययन होता है, उस पूरे अध्ययन को सिज्मोलॉजी कहते हैं। और एक चीज़ और हम इसमें देख पाते हैं, इस सिज्मोलॉजी के अंतर्गत ये सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे पूरी प्रक्रिया और उसके मेजरमेंट के बारे में हम आसानी से पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं। इस प्रकार हम टॉपिक को अब खत्म करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।